रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के खिलेंगे साए बहार के वाली बात। आंधियों के बीच जो दिया जलता हुआ मिल जाएगा, उससे पूछना तो मेरा पता मिल जाएगा। आपके लिए सही मायने में सफलता क्या है? देखिए, सफलता जीवन जीने की तैयारी नहीं है। सक्सेस इज लाइफ इटसेल्फ। जो आप पढ़ रहे हैं आज की डेट में, वो भी आनंद है, वो भी सफलता है। आपको अगर 90% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, या स्पोर्ट्स में आपने आपकी फुटबॉल टीम जीत गई, बास्केटबॉल टीम जीत गई, वो भी सफलता है। तो कोई ऐसा आइडल जिससे आपने बहुत प्रेरणा ली हो आगे बढ़ने की? सबसे ज़्यादा मैं संघर्षशील माता मेरी, जबकि 4.5 साल का मैं था, पिताजी गुजर गए, तो आस पड़ोस के लोगों ने परेशान किया, चाचा ताऊ ने भी थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन उन संघर्षों से आगे बढ़ करके निकली, तो मैं माताजी को बहुत मानता हूँ। सर, अगर मैं आपका एक स्टूडेंट होता तो आप ऐसी कौन सी हैबिट जो मुझे ज़रूर सिखाते? मैं एक ही बात कहता कि लगे रहो, सफलता मिलेगी, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। सर, आपने बताया कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, 15 डेज की ट्रेनिंग, उस समय आपको एक काफ़ी कल्चर शिफ्ट दिखा हो, तो वहाँ से आपने कुछ ऐसा सीखा हो, ऐसा कुछ देखा हो कि जो आपको लगता है कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? एक समय था जब सेलिब्रिटी की पहचान सिर्फ फिल्म सितारों तक सीमित थी। बच्चों की इंस्पिरेशन सेलिब्रिटी होते जा रहे थे और अब कहानी बदल रही है और देश बदल रहा है। उनकी मोटिवेशन का जरिया टीचर और इंस्पिरेशन भी टीचर होते जा रहे हैं। और आज हम ऐसे ही टीचर के साथ पॉडकास्ट लाए हैं जो हमारे बच्चों की अच्छी सोच का कारण बने हैं। सर सुदेश कुमार झा, जो आज बच्चों के साथ टीचर स्कूल के लिए इंस्पिरेशन है। इसी डेडिकेशन के लिए उन्हें राष्ट्रपति से नेशनल टीचर अवार्ड 2025 मिलने जा रहा है। मैं आपका होस्ट गगनदीप। आइए वेलकम करते हैं सुदेश कुमार जी का हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस नेशनल टीचर अवार्ड के लिए। सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अब सबसे पहले हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रो दीजिए सर। सबसे पहले धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए। मेरा नाम अवधेश कुमार झा है। मेरा जन्म बिहार के खगड़िया ज़िला के भरतखंड गांव में हुआ था। शुरू में मेरी माताजी शिक्षिका थी, तो वहीं पर प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं हुई, और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में, जो कि बिहार में ही था, अब झारखंड में है। तो वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्कूल, बहुत शानदार स्कूल था। इट वाज टोटली पैराडाइम शिफ्ट फॉर मी फ्रॉम रिमोट। आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम रिमोट विलेज टू नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल इन 1979। आई गॉट एडमिशन इन क्लास 6। इट वाज टोटली चेंज फॉर मी। और वहाँ से 86 में पास करने के बाद मैं हिंदू कॉलेज आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। 92 मैंने एमए किया। बाद में मैंने CI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से BEd MAd MPhil आदि किया। उसके बाद मैं एजुकेशन के फील्ड में आ गया और तब से लगातार हूँ। और 2015 से मैं हेड ऑफ स्कूल हूँ, और यहाँ पर सेक्टर 8 रोहिणी सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी में मैं दिल्ली में प्रिंसिपल हूँ। और यहाँ लगभग 3200 बच्चे हैं, 1500 बेटियाँ और 1700 बेटे हैं हमारे। बड़ा परिवार है। अगर उनके माँ बाप दादा दादी को मिला तो 20,000 का परिवार, उसको साथ लेकर के चलना। तो यही मेरा परिचय है कि इन बच्चों के जीवन को, भविष्य को संवारना ही मेरा परिचय है। सर, अगर मैं एक स्टूडेंट के नज़रिए से पूछूं, तो जब आपको पहली बार ये अवार्ड की खबर मिली थी तो आपके वो मूवमेंट कैसा था? जब मेरा इंटरव्यू हुआ था अवार्ड के लिए, 3 लेयर इंटरव्यू होता है, पर कसे जाते हैं तर्कस पर। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हो सकता है, लेकिन जैसे ये अवार्ड अनाउंस हुआ तो मुझे लगा कि ये मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और इन बच्चों के लिए जो हमने किया है, टीचर्स के लिए जो किया है, और जो स्वांतः सुख है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, तो ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिया है, सरकार ने रिकग्नाइज करके और हमें वो अवार्ड दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मोटिवेट होकर बच्चों के लिए और कुछ करना है, और कुछ करना। सर, अगर आपकी लाइफ को देखें तो बिहार के एक छोटे से गांव से निकले, नेथारत और हिंदू कॉलेज तक पहुंचे, और फिर एक टीचर और अब एक प्रिंसिपल। आपकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव रहे हैं? मतलब कि अगर देखा जाए तो जैसे कि मैं 4.5 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माताजी जो कि जयंती देवी शिक्षिका हैं, उनके लिए, हालांकि ग्रेजुएट थी उस समय की, तो असुविधाएं भी थी लेकिन सुविधाएं भी थी। माताजी ने मुझे अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। और जब मेरा नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन हुआ तो मेरे लिए बहुत ही वो माइलस्टोन था, बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद मैंने सपना संजोया, हिंदी कॉलेज में आया, और उसके बाद प्रयास करके फिर BEd वगैरह में एडमिशन लेकर के पहले प्राइवेट स्कूल में नौकरी की, उसका सरकारी स्कूल में आया। और ख़ास करके जब से मैं इस स्कूल में रोहिणी सेक्टर 8 में आया हूँ, तब से अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया इन्हीं बच्चों के लिए। इनके लिए हर प्रयास करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर प्रयास
इन्हीं बच्चों के लिए है। और जब जैसे कि एक बच्चा था जो कि जिसको पढ़ने की सुविधा नहीं थी घर में, हमने सोचा ऐसी सुविधा हो, और उसके लिए हमने एक रीडिंग रूम बनाया जहाँ पर लगभग 70 बच्चे बैठ सकते हैं, चेयर्स हैं। सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक वो रीडिंग रूम खुलता है 365 दिन। मुझे और उसमें कंप्यूटर्स भी अवेलेबल कराए गए, 10 कंप्यूटर वाइस चांसलर मैडम उनके द्वारा अवेलेबल कराया गया। बच्चे उसमें पढ़ते हैं रात के 8 बजे तक, सक्सेसफुल होते हैं बच्चे। उसमें से डॉक्टर बना, मुझे बहुत खुशी हुई, वहाँ से वो कई सारी पदों पर गए। मुझे लगा कि बच्चों में देशभक्ति की कमी है, तो मैंने और वाइस प्रिंसिपल मैम एक अरोड़ा जी, इन तीनों ने मिल करके और समाज के लोगों से मदद लेकर के यहाँ पर 24 मूर्तियाँ लगवाई हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं देशभक्तों की। उससे बच्चों में देशभक्ति जगी और बच्चों ने सीख कर उनसे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर जब सीनियर बच्चों को आवश्यकता पड़ती है कि भाई कहीं उनको मेंटरशिप की जाए, कोचिंग की जाए, हमने अलख पांडे जी से, जो फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके 1 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करवा करके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई। बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस बार 18 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया और 13 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया। अगस्त्या फाउंडेशन से मदद लेकर हमने जूनियर साइंस लैब बनवाया है, जो कि वर्ल्ड क्लास जूनियर साइंस लैब है। उसमें लाखों रुपये, लगभग 20 लाख रुपये का सामान है। और सामान से बड़ी बात है कि उसमें इंस्ट्रक्टर दिया गया, जो फुल टाइम इंस्ट्रक्टर पिछले 4 वर्षों से आ रहा है और बच्चों को बहुत ट्रेन कर रहा है। और हमने कोरोना के बाद एक स्ट्रेस बस्टर रूम बनाया, जहाँ 2021 में बच्चे के टीचर्स भी आने से डर रहे थे, तो हमने ऐसा रूम बनाया जिसमें कि बच्चे आकर के, फ्रेंडशिप बेंच है उसमें, बच्चे आकर के, और 9 इनिशिएटिव्स है उसमें। बच्चे परेशान होते हैं तो आकर के आखिर में खुश होकर के जाते हैं। और भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। सर, जैसे अभी आपकी बातों से पता चलता है कि आपने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडेप्ट करा है। पीडब्ल्यू के साथ कोलैबोरेशन, ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर, इन सबका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। सर, मेरा एक सवाल है, आपने भी कुछ काफ़ी यूट्यूब की वीडियो देखी हैं हमने, जिस पर आप मोटिवेशन देते हुए मिले हो। कोविड जैसे पेंडेमिक में बहुत ही ये कारागार रही है। आपके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल लर्निंग किस तरीके से बच्चे को मदद कर सकती है? ये टेक्नोलॉजी, एआई सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 2020 में कोरोना हुआ, तो बीइंग ए प्रिंसिपल मैं बच्चों से कट गया था, बच्चों से संवाद नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया अपना, जीवन चलने का नाम है। 13 एपिसोड चले, उसके बाद कोरोना संयोग से लगभग कम भी हो गया, जिससे मुझे लगा मैं बच्चों से जुड़ पा रहा हूँ, अपनी बात को कह पा रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर पा रहा हूँ। तो फिर वो 13 एपिसोड से आगे बात बढ़ी और बच्चों से फिर जुड़ पाए। फिर आज तक वाले ने कवर किया, हमारे सारे प्रयासों को कवर किया। और एआई तो इतनी फास्ट, देखिए यूट्यूब से होता क्या है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसे रिमोट गांव में कोई बैठा हुआ, असम में, अरुणाचल में, या कहीं भी पिछड़े गांव में बैठा हुआ है, छत्तीसगढ़ के या बिहार के, तो बच्चा यूट्यूब से पढ़ करके तैयारी कर सकता है। कई सारी मैं सक्सेस स्टोरी देखता हूँ, तो उसमें बच्चे बताते हैं कि मैंने यूट्यूब से पढ़ करके, चूँकि सबके पास तो शहर की सुविधाएं नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, क्वालिफाइड मेंटर्स नहीं है, तो फिर यूट्यूब के सहारे से या मास मीडिया के सहारे से या जो चीज़ें टेक्नोलॉजी है उसके सहारे से बच्चे पढ़ करके और फिर पैरेलल में आते हैं, तो कंपटीशन में बैठ सकते हैं, कम्पीट करते हैं। गुजरात की लड़की कहानी आई थी, मुझे नाम तो अभी मिस हो रहा है। उस लड़की ने यूट्यूब चैनल से शुरू करके, कुछ रिमोट गाँव में थी और नीट क्वालिफाई किया बच्ची ने। तो यूट्यूब का या अन्य जो भी टेक्नोलॉजी है उसका तो बड़ा ही उपयोग है और बहुत यूज़फुल है। सर, बच्चे आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। अगर मैं आपकी ज़िंदगी से बात करूं तो एक अच्छे एजुकेशनल लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हमें लगता है जो एजुकेशनल लीडर है उसको दूसरे की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके लेवल पर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। हमने किया है बच्चों, जैसे कि मैंने कहा आपको कि रीडिंग रूम शुरू किया, मैंने बच्चे की बात सुनी, बच्चे ने कहा हमारे पास पढ़ने के लिए जगह नहीं। सुन करके हमने ऐसा समाधान किया है कि उसमें 70 बच्चे, 60 बच्चे, 70 कैपेसिटी है, 40, 50, 60 बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। मुझे दिल से खुशी होती है। टीचर्स से हमारा बड़ा स्टाफ, 130 का स्टाफ है, उनके प्रॉब्लम्स को अगर मैं सुनता हूँ, उनके लेवल पर जाता हूँ, तो हमें लगता है कि उनके दिल को टच किया मैंने और फिर वो हमारी मदद करते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अनूठा कदम उठाया था 2015 में, जब मैं हेड बना था। तो सेक्शन वाइज मीटिंग की थी, हमारे यहाँ लगभग 50 सेक्शन थे उस समय। तो अलग अलग डे मीटिंग की, पेरेंट्स आए। एजुकेशन के 4 पिलर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स, फिर टीचर्स और प्रिंसिपल। चारों पिलर में इतना आपसी विश्वास हो गया आपस में, बच्चों को लगा कि टीचर हमें पढ़ाने के लिए हैं, पेरेंट्स को लगा टीचर हमारी पढ़ाई के लिए हैं, टीचर्स को लगा हमारा काम पढ़ाना है, प्रिंसिपल को लगा हम तीनों को जोड़ करके, कड़ी बना करके एक स्पीड में गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो आपस में इतना विश्वास हो गया कि बिलोंगिंगनेस हो गया।
तो जब जुड़ गया कि मेरा है, ये बच्चा मेरा है, बच्चे को लगा ये मेरे टीचर्स हैं, पिता माता के समान हैं, तो आपस में विश्वास जब जग गया, तो जब विश्वास जग गया तो काम हो गया। तो ट्रू लीडर का काम ये है, काम एक दिशा बता देना कि क्या है, और उसके बाद फिर आगे बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। ट्रू लीडर तो ये है कि बार बार इंटरफेयर ना करे, विश्वास करे, बच्चों पर विश्वास, बड़ों पर विश्वास, एक टास्क दे दे कि ये करना है, हाउ टू डू, दे विल हैव टू डिसाइड, स्टूडेंट्स एंड लेट द टीचर्स डिसाइड। सर आपकी इस बात से मुझे एक आपका इनिशिएटिव याद आता है, दिल की बात। सर ये इनिशिएटिव काफ़ी बहुत यूनिक इनिशिएटिव था और साथ में बहुत ज़रूरत भी था, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़रूरत थी सीखने की, अपनी बात और लोगों के सामने रखने की। ये आपके लिए किस तरीके से कामयाबी की सीढ़ी की तरह काम करा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल की बात मैंने इसलिए शुरू किया था कि 2 लड़कियां थी, परेशान थी, व्यक्तिगत रूप से पूछने पर बताया, उसकी परेशानी दूर कर दी, और बड़ी लड़की थी, 12वीं की लड़की थी। तो हमने सोचा कि भाई बच्चे जब एडोलसेंट एज में जाते हैं, खास करके 6, 7, 8, 9th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे को रोज़गार के लिए फटीग और परेशानियां, इन सब चिंता होती है। 6 वाले बच्चे जस्ट सेकेंडरी में जा रहे होते हैं, तो हमने 6th, 9th और 12th के बच्चों का ग्रुप बनाया। उदाहरण के लिए अगर 1000 बच्चे 6th, 9th और 12th में हैं और हमारे 130 का स्टाफ है, तो सब में सबको, हर एक को जो 13 बच्चे हिस्से में पड़े, 10 बच्चे हमने बांट दिए, सबको छोड़ करके, तो 10 बच्चे हर एक को बांट दिया। मंथ में लास्ट वर्किंग डे को एक मीटिंग करवाते हैं। शुरू के 2-3 महीने तो हम सोचते हैं कि बच्चे से दोस्ती हो जाए, टीचर की हल्की फुल्की बातें, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, मामा क्या है, कैसे क्या है। लगता है कि टीचर, बच्चों को जब विश्वास हो जाता है 2-3 महीने में, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त तक जब विश्वास हो जाता है कि अब टीचर हमारा रिश्तेदार टाइप से हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, कह सकती हो, उसके बाद फिर असली मुद्दे पर आते हैं। अब बताओ क्या परेशानी है। कभी होता है कि टीजिंग हो रही है, कभी घर में परेशानी हो रही है, कभी निकट के रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं लड़कियों को, लड़कों को भी। कई बार बच्चे को लगता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो, या 12वीं में अच्छे नंबर नहीं है तो मैं ये कर लूँगा। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए दिल की बात का प्रोग्राम मेरा बड़ा सक्सेसफुल और सहायक हुआ है, और बच्चों की परेशानियां जान करके उसको दूर करने का प्रयास किया। पूरे स्कूल को नहीं बांटेंगे, फिर तो क्लासरूम हो जाएगा। हम एक टारगेट ग्रुप लेते हैं, 6th को, 9th को और 12th को। फिर टीचर्स को सुविधा होगी, 10 बच्चों से बात करें, टीचर्स को सुविधा होगी, 10, 12, 15 जो भी हो। फिर घर जैसा माहौल बना करके उससे बात पूछ कर, चूँकि घर में तो घर जैसा माहौल है, लेकिन टीचर्स क्वालिफाइड है, साइकोलॉजी पढ़ रखी, सब कुछ कर रखा है, तो टीचर्स फिर उनको सलाह देते हैं और सटीक बैठता है, और बहुत ही उपयोगी हुआ हमारे लिए। स्कूल ना एक परिवार जैसा बन जाता है, वहाँ एक टीचर और स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता है। जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर और बच्चे एक दूसरे से मेल भाव रखें। इसके लिए आपको क्या लगता है कि टीचर्स में और स्टूडेंट में ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर एक दूसरे की तरफ ट्रस्ट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने जब लंबी मीटिंग ली थी, तो उसमें टीचर्स से ही संवाद करवाता था, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, और मैं भी बोलता था उसमें। तो आपस में बड़ा ट्रस्ट हुआ। जो ट्रस्ट हुआ ना, तो जैसे मनी बिगेट्स मनी, ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का ऐसी हवा फैल गई इस इलाके में कि सबको लगता है कि सेक्टर 8 में बहुत अच्छा काम, रोहिणी सेक्टर 8 में सबसे अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो जब एक बार विश्वास जम गया तो आपस में जम ही गया, और टीचर्स भी, अब एक बार जब आपकी मर्यादा बन जाती है, उससे आप स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाते, तो आपस में मर्यादित होकर के जो भी आते हैं यहाँ पर सोच करके आते हैं कि हम अच्छा काम करना है, इज्जत बनानी, अच्छा नाम है। तो इज्जत के लिए भी कई बार लोग अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करते हैं। तो अगर अचीव हो गए, एक टारगेट अचीव हुआ, और मोटिवेट होकर के आगे एक टारगेट आएगा, टारगेट कि भाई बच्चे ने ये कर लिया, 10th कर लिया, 9th कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, आगे भी इसके बियॉन्ड ऑफ 12th भी हम लोग जाते हैं। वाइस चांसलर में भारती जी ने यहाँ पर शुरू किया है प्रोग्राम कि बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स, डिक्स एक इंस्टीट्यूट है, हमने उनसे बात की है, तो जिसको टैली सीखना है या अन्य मार्केटिंग सीखनी है, तो एकदम रिड्यूस फीस पर, जैसे 25,000 जिसका रेट है मार्केट रेट, उसको हमने 3,000 पर, 4,000 पर लाया हुआ है, और आधी फीस बच्चे भरते हैं, आधी फीस मैम या उनके रिश्तेदार हम लोग मिलकर भरते हैं। अब बच्चे टैली से आज ही सर्टिफिकेट बांटा उनको, तो बच्चे फिर क्वालिफाइड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, ट्रस्ट भी डेवलप होता है, बच्चे स्किलफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, कहीं जॉब भी लग जाती है। तो आपस में विश्वास बढ़ाने से धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाए, चेन है 1, 3, 9, 27, 81 इस तरह से बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये विश्वास की हवा जैसे जैसे फैल रही है, तो आंधी के रूप में विश्वास बढ़ गया, और यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। सर आप 2015 से सर्वोदय एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं। सर अगर हम देखें, आपके इंस्टीट्यूट में 3200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर हर एक बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। हर एक बच्चे का एक बहुत अच्छा चैलेंज होता है कि पीछे नहीं रहना।
आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, और ख़ासकर उनको जिनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है? देखिए, 2-3 तरह से हम लोग मदद करते हैं। पहला, एक तो हर क्लास में तो जैसे 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं क्लास में, तो 10-5 बच्चे को तो स्पेशल आवश्यकता होती है। कुछ शरारती भी हो सकते हैं, कुछ ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं। यहाँ पर विद्यांजलि एक प्रोग्राम है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी 2021 में विद्यांजलि। उसमें हम समाज के लोगों से आर्थिक मदद भी ले सकते हैं और कोई एजुकेशनल से आके पढ़ा भी सकता है। तो इस तरह से हम लोग समाज के लोगों से मदद लेकर बच्चे को जहाँ कभी आवश्यकता होती है, जैसे LIC कहता है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, वैसे हम बच्चों को पढ़ाते तो हैं ही, और साथ में जब एडमिशन होता है तो उसकी फ़ीस भी समाज के लोगों से ही अपने से भरते हैं। जैसे कि अगर जनरल बच्चा है तो उसकी 1,35,00,000 है DTU वगैरह BTech में, और जो बच्चे हैं स्पेशल तो उनके लिए 95,000 है। तो हम लोग कहीं ना कहीं से जिन बच्चे का जो बच्चा पैसे कारण किसी को रुकने नहीं देते, एक तो ये मदद है। तो हमारे यहाँ क्वालिफाइड EVGC एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलर हैं, तो किसी को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो काउंसलर उसकी मदद करती हैं, उसको क्वालिफाइड है तो पूरी उसकी मदद होती है। स्ट्रेस बस्टर रूम मैंने बताया, वहाँ पर भी बच्चे को किस तरह की परेशानी हो तो वहाँ भी मदद होती है। और चूँकि बच्चों को हम बाहर भी बहुत तरह के प्रोग्राम करवाते हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, कल्चरली हमने बहुत जगह जगह परफॉर्म करवाया है, तो आर्थिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देते, बच्चे को पूरा एक खिलने का और खुलने का मौका देते हैं, तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखें तो हमारा मानना ये है कि बच्चे को पहला इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा इनिशिएटिव नहीं लेगा, बच्चा पहला कदम नहीं लेगा, तो शायद ये चीज़ इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। इसके आप पे क्या विचार है? बच्चा तो देखिए, माइंड ऑफ चाइल्ड इज ए टेबुला रसा, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने कहा, रूसो ने कहा। तो जब टेबुला रसा है, खाली स्लेट है, कोरी स्लेट है, उस पर लिखना है हमें बच्चों को, तो बच्चों को थोड़ा गाइड तो करना ही पड़ता है। बच्चों का जो मानसिक विकास है शुरू के 6 साल में ही हो जाता है, लेकिन जिस कल्चर से आता है उस कल्चर में कितनी सारी बातें, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितनी कलाएं जानते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, तो एक दिशा दिखाते हैं। करना तो अर्जुन को ही है, भगवान कृष्ण तो एक रास्ता दिखा रहे हैं, तीर तो अर्जुन को ही चलाना है। तो वैसे ही हमारे जो टीचर्स हैं वो एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक का रूप ले लेते हैं, और बच्चे जो हैं अच्छे शिष्य अर्जुन का रूप लेकर के अपने पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सर, एक चीज़ में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि जब आप मेरी एज के थे, मतलब 17 साल के थे, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, क्या कदम उठाए थे जो आप आज यहाँ तक पहुँचे? मैं चूँकि शुरू से ही शिक्षा जगत से जुड़ा रहा, मेरे बड़े नाना जी, बड़ी नानी जी सब टीचर्स ही थी, मदर भी टीचर्स, तो मेरे शिक्षा के प्रति बड़ा लगाव था। तो जब मैं आपकी उम्र में था, मैंने सोचा कि बढ़िया टीचर बनूंगा, अच्छा टीचर बनूंगा और बच्चों की ज़िंदगी भविष्य संवारूंगा। फिर यहाँ से 17 साल का था मैं, 12वीं पास हुआ था, 17 साल 18 साल में कॉलेज में आया यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने BEd किया। तो जब मैं PGT बोलते हैं लेक्चरर को, 11-12 को, मैं PGT बना डायरेक्ट। तो फिर मैंने जानबूझ के 6ठी क्लास का क्लास टीचर बना, हालांकि 11-12 के लिए था, लेकिन मैं 6ठी क्लास का टीचर बना। 59 बच्चे मुझे याद है, 59 बच्चे थे उस क्लास में। मैंने रोज़ हर एक से 1 पेज इंग्लिश, 1 पेज हिंदी, 1 पेज संस्कृत लिखवाई, और बच्चों को मैंने कहा लिखना पढ़ना सीख लेगा, आगे बढ़ेगा। उन्हीं बच्चों में से कोई NCC का लीडर बना, कोई स्काउटिंग का लीडर बना, बाद में कोई पॉलिटेक्निक कर गया, JJ क्लस्टर में था तो कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर गया, मैं उसी में खुश रहा। और उपलब्धियाँ, चूँकि मैंने बार बार मोटिवेट किया, सेल्फ एड्रेस्ड पोस्ट कार्ड 2 लिए थे, कोई शैतानी करोगे तो घर में भेज दूंगा। तो उस समय तो मोबाइल नहीं था, 98 में 99 में मोबाइल नहीं था, 2000 ईस्वी में सबके पास मोबाइल नहीं था, हालांकि मेरे पास था। तो लेकिन सबको सूचित नहीं कर सकते थे, तो बच्चों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया। बच्चा अगर जुड़ेगा, अगर बच्चे को जिस दिन ट्रस्ट हो गया टीचर में और आपसे जुड़ गया, तो फिर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, करेगा ही करेगा। अब बच्चा अगर 4 कर रहा है, आपने मोटिवेट किया तो 8 पर पहुंचेगा, फिर 12 पर पहुंचेगा, फिर 16 पर पहुंचेगा। तो बच्चे को फैसिलिटेट करना, बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना ही टीचर का काम है, और मैंने ही वही प्रयास किया। सर, आपकी 11th-12th की बात करें तो आप कैसे बच्चे थे? शरारती, पढ़ाकू, या फिर किस टाइप के बच्चे रहे हो आप? नहीं, पढ़ाकू, चूँकि मैंने कहा ना कि हमारा जो एडमिशन हुआ था नेतरहाट विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में, तो वहाँ पर 3 लेयर का टेस्ट हुआ था। पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर पटना में सबका एक साथ टेस्ट हुआ था 1200-1500 बच्चों का। उसके बाद फाइनली 60 बच्चों का एडमिशन हुआ था वहाँ पर, बड़ा रिगरस टेस्ट के बाद हुआ था। और 800 एकड़ में स्कूल था, 800 एकड़ में, और 400 बच्चे थे, और 60 टीचर्स थे। 12 टीचर फुल ब्राइट इंटरनेशनल एक्सचेंज टीचर थे। और मैंने बताया ना, पैराडाइम शिफ्ट था मेरे लिए। वहाँ की जो प्रिंसिपल साहब थे, उनकी वाइफ माता जी, प्रधान माता जी जिनको बोला जाता था,
वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी वहाँ पर, और हम लोग गांव से उठकर गए थे सीधा उनसे मुलाकात, पूरा परिवर्तन था हमारे लिए। वहाँ पर 16 बड़े प्ले ग्राउंड थे, वहाँ पर शरारत तो करते थे, लेकिन बदमाशी अलाउ नहीं था वहाँ पर, करते नहीं थे। हालांकि फिजिकल पनिशमेंट वहाँ अलाउ नहीं था। 1954 में स्कूल शुरू हुआ था, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देते थे वहाँ पर, लेकिन बच्चों ने कोई ऐसी शरारत भी नहीं की कि परेशानी वाली बात हो। हम लोग क्यूरियस तो थे, हम लोग स्टूडेंट्स क्यूरियस, तो क्यूरियोसिटी होती थी, और टीचर्स भी बड़े विद्वान, बड़े होशियार थे। उन्होंने हमारी सारी दिक्कतों को दूर की। जो वहाँ पर टीचर्स की जो आदरणीय पत्नियाँ थी, उनको वहाँ तो यही था रिवाज कि उनकी पत्नी को माताजी कहना, माताजी ही था नाम, और जो प्रधानाचार्य थे उनकी पत्नी को प्रधान माताजी कहना था। तो माँ का रूप ले लेती थी वहाँ पर। तो शरारत का हॉस्टल था, सबको रहना ही था। जैसे मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर था स्कूल, वो सबको रहना था। तो माँ बाप का रूप ले लेते थे। तो जब माँ बाप ही मान लिया तो भेद कहाँ है, हमारी गलतियाँ भी वो दबाई देते होंगे, इसलिए हमें ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर। जैसे आपने अभी बताया कि जो माँ का रूप ले लेते हैं, माँ पिता का रूप ले लेते हैं टीचर्स। हमारे भी एक टीचर्स है जो हमेशा ये कहती हैं कि आप स्कूल में, मैं आपकी मम्मी। अगर हम सही में देखें तो यहाँ टीचर्स कितना अच्छा प्ले रोल करते हैं। वो भाव जिस दिन जग जाए ना, सभी टीचर्स में, देश में लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं, होंगे अधिकांश तो अच्छे ही हैं, लेकिन अगर 1 करोड़ के 1 करोड़ में भाव जग जाए ना कि मेरा ही बेटा, मेरी ही बेटी है, और इन बेटियों को और पेरेंट्स को भी लग जाए कि माँ बाप तो मैं घर में हूँ, असली माँ बाप तो वहाँ पर है, वो जो ट्रेंड हो रहे हैं, जहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस दिन ये भाव, जिस दिन ये कन्फ्यूजन, दूरियाँ मिट जाएंगे ना, उस दिन तो देखिए कि उद्धार हो जाएगा देश का। और धीरे धीरे मिट रही है दूरियाँ, ये भाव जग रहा है लोगों के मन में कि टीचर्स हमारे बच्चों को। और एक मैं एग्जांपल दूंगा, एक बारी बहुत पुरानी बात है, ईयर तो ध्यान नहीं हो सकता, 1990, 91, 92 की बात हो। हिंदुस्तान टाइम्स लीडिंग में उसमें छपा था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिक्स फेल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स का फेल। उनकी ग्रैंड डॉटर थी 7th 8th में किसी क्लास में, और दादाजी पढ़ा रहे थे फिजिक्स का। तो पोती बोलती है कि नहीं मैडम ने ये बताया फिजिक्स का, वो मैडम से थोड़ी भूल हो गई होगी। तो दादाजी ने कहा नहीं बेटा ये सही है। तो लड़की बोलती दादू आपको नहीं पता, टीचर ने बताया। तो इसका क्या हुआ, मतलब फिजिक्स का टीचर ने बताया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि ये सही नहीं, बेटी पोती कह रही कि वो सही है। तो लड़की ने, उस बच्ची ने 6ठी 7वीं 8वीं, जिसका 8वीं क्लास की थी मोस्ट वाइड, क्या रोल दिया, टीचर को क्या दर्जा दिया था, क्या स्थान दिया था कि भाई भगवती के रूप में, भगवान के, ईश्वर का रूप दिया था। तो थोड़ी भूल हो सकता हो गई हो उन टीचर से, तो वो सुधार भी लिया होगा उन्होंने अगले दिन। लेकिन आया था अखबार, मुझे याद है, जब वो दर्जा समाज में मिला हो टीचर को, हाईएस्ट दर्जा मिला हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात ब्रह्म परम, अब 10वें श्री गुरुवे नमः वाली बात आप शुरू से करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैंने गुरु की बलिहारी है कि गोविंद से आपने मिला दिया, बता दिया, नहीं तो गोविंद को कैसे, ईश्वर को कैसे पहचानेंगे। वह टीचर ही तो है जो हमें बताता है कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका भाव जगाता है। एक गुरु शिष्य की परंपरा रही हमारी, तो संस्कृति बहुत समृद्धशाली रही है। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था ट्रेनिंग में, 15 दिन की ट्रेनिंग में। 700 साल पुराना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अपना तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी यूनिवर्सिटी तो 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जहाँ हम उस देश में रहते हैं जहाँ की प्राचीन परंपराएं हैं, जहाँ की परंपराओं को फिर से एक बार समझने की आवश्यकता है। और AI तो अपनाना है, टेक्नोलॉजी तो अपनाना है, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा को नहीं भूल जाना है, क्योंकि AI सब कुछ बता देगा, गुरु ही तो बताएगा उसमें से क्या ज्ञान हमें लेना है, क्या छोड़ना है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या ले लें और क्या छोड़ दें, क्या बुरी चीज़ को छोड़ दें। धान की फसल जब होती है तो आप छिलका समेत नहीं खा सकते, थार थार को गई रहे, थो था दे बसाए। तो जब ऐसे करके करते हैं तो उसमें जो भूसी है वो निकल जाती है और जो चावल है रह जाता है। गुरु ही तो बताएगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो समेत, भूसी समेत खा जाएंगे तो कैसे खाएंगे। गुरु ही तो बताएगा, चावल लो और उसको हटा दो, AI से ये लो और उसको हटा सकते हो। गुरु सबसे बड़ा दर्जा होता है हमारे समाज के अंदर। अगर हम एक चीज़ देखें कि आज के टाइम में एज अ प्रोफेशन गुरु को इतना नहीं अपनाया जा रहा है, इसको आपको देख कर क्या लगता है? इस समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आ रही है। गो मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। असतो माँ सदगमय है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो हैं गुरु। हमें गुरु की परंपरा फिर से स्थापित करनी पड़ेगी। इसमें 3 पहलू हैं। एक तो समाज के लोगों को विश्वास करना पड़ेगा गुरु के ऊपर।
गुरु को भी अपना महत्व थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और ईमानदारी करनी पड़ेगी। और शिष्य को भी वो भाव समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, बिना इनके ज्ञान नहीं हो सकता। और संत रविदास ने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी जाके अंग अंग वास समानी, तुम दीपक हम वाती, प्रभु जी अगर आप दीपक है तो मैं बत्ती हूँ, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसके प्रकाश से दिन रात प्रकाशमय होते हैं हम लोग। चंदन है गुरु और पानी है हम, इस तरह का भाव उन्होंने, वहाँ तो ईश्वर के प्रति है, एक गुरु भी ईश्वर के समान ही है। जिस दिन अपने को बच्चा उस भाव में ले लेगा कि गुरु और हम एक हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनके लिए हूँ और वो उनके लिए, और वो मेरे लिए हैं। आरुणि, धौम्य ऋषि के आश्रम में आरुणि रहते थे, प्राचीन कथा है, वेदों की कथा है। उस समय खेती होती थी, रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था। आरुणि ने क्या किया कि बारिश बहुत हुई थी, पानी मेड़ टूट जा रही थी, वो लेट गया वहाँ पर कि गुरु की खेती खराब हो जाएगी। गुरु भी अपने शिष्यों के साथ ढूंढते हुए गए तो आरुणि वहाँ पर मिला, लेटा हुआ मिला, और शाम हो गई थी, रात हो गई थी, परेशान था, पानी इतना भर गया था। तो गुरु ने भी गले लगा लिया उठा करके, ऐसा शिष्य, आरुणि जैसा शिष्य, महर्षि धौम्य ऋषि जैसा गुरु, और भी गुरु में एक से गुरु परंपरा तो अपने यहाँ देश में तो ऐसी परंपरा है कि जहाँ पूरी दुनिया में ऐसी परंपरा नहीं है। तो उस ज्ञान को पहचानना पड़ेगा, विश्वास को जगाना पड़ेगा, इसमें सबकी जिम्मेदारी है, गुरुओं की भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी, माँ बाप के विश्वास की जिम्मेदारी, और बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि हमारी भलाई के लिए। आपने 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताई, हमारा स्टूडेंट्स, टीचर्स और कहीं ना कहीं समाज। अगर हम देखें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तीनों ही काफ़ी विचलित हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आज के टाइम में कोई एजुकेशन नहीं हो रही है। टीचर्स भी जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है काफ़ी चीज़ों में लैग करते हैं, इवन ईमानदारी भी बहुत मुश्किल से मिलने लगी है। और रही बात समाज की, समाज में एक गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत ही अलग नज़रिया बन चुका है, जहाँ प्राइवेट स्कूल्स को ऊपर देखा जाता है। इस पर आपके क्या विचार है, या फिर ये हम एजुकेशन सेक्टर का फेलियर भी कह सकते हैं? मैं इसको इस तरह से नहीं देखता है गवर्नमेंट स्कूल का, क्योंकि अभी भी लगभग 65% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं डेटा के लिए, लगभग 14,82,000 स्कूल हैं भारत में, और 1 करोड़ टीचर, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो एक कहीं ना कहीं मीडिया का या किसी का भी या समाज के लोगों का कुछ दुष्प्रचार है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या कम होती है। हर स्कूल में पढ़ाई होती है, हर जगह कमियां हैं, अधिकता हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ करके बच्चे अब मैंने कहा नीट और जेईई मेंस क्वालिफाई किया, और भी बच्चे कर रहे हैं ज़्यादातर। तो सरकारी और पब्लिक में, प्राइवेट में हम कोई भेद नहीं कर रहे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पर सरकारी स्कूल की पहुँच कम है वहाँ पर प्राइवेट स्कूल, या जहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं है वहाँ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी स्कूल की पहुँच तो गाँव तक है। हर गांव में कई बार प्राइवेट स्कूल तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा, दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे को मिल करके कंप्लीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का तो पूरा ध्यान है सरकारी स्कूल पर, और लेकिन टीचर्स को थोड़ा सा और मोटिवेट होना है ताकि बच्चों में विश्वास जमे। और विश्वास की कमी ही, जो आप शब्द निकाल रहे हैं मुँह से, जब प्रश्न कर रहे हैं, विश्वास की कमी कारण प्रश्न कर रहे हैं। आपसे विश्वास हो जाए कि टीचर्स उनके लिए हैं, और वो बच्चे जो हैं बच्चे के लिए टीचर्स हैं, और बच्चा ही उनका प्रथम और आखिरी उद्देश्य है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, ठीक से भेद मिट जाएगा, तो मन की शंका दूर हो जाएगी। शंका से ही है एक आध हम क्या करते हैं कि उजाले को कम देखते हैं, जो अंधकार होता है उसको ज़्यादा देखते हैं। उजाला इम्पॉर्टेंट है। मान लिया कि टीचर ने 9 काम सही किए, उस सही को ना गिनाकर हम एक गलत को देखेंगे तो मुश्किल है। हो सकता है एक आध मिस्टेक हो गया हो, गलती से गलत हो गया हो, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स को मैं देखता हूँ मोटिवेटेड और सही काम करते हैं। कहीं विश्वास ही सबसे ज़्यादा जरूरी। हाँ, विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास जब हम कर रहे हैं, 99% टीचर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो 1% का उदाहरण तो दे रहे हैं, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन 99% जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी चर्चा कम हो रही है। उसकी चर्चा, उन 99% की चर्चा आवश्यक है। ये तो हमारा ही कार्य है कि स्टूडेंट्स को इन्हीं 99% लोग टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये हमारा काम है, बच्चों का काम है, समाज का काम है, पेरेंट्स का काम है। जैसा कि मैंने बताया ना कि 4 पिलर हैं, तो पेरेंट्स में विश्वास जगाया हमने, और तभी उन्होंने भेजा, और यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, 15 डेज की ट्रेनिंग, उस समय आपको एक काफ़ी कल्चर शिफ्ट देखा होगा, तो वहाँ से आपने कुछ ऐसा सीखा हो, ऐसा कुछ देखा हो कि जो आपको लगता है कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या फिर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ की लैक देखी हो? तो वहाँ पर देखिए 2 चीज़ें जो पहले भी करता था, लेकिन और मेरा दृढ़ विश्वास हो गया।
वहाँ पर टाइमिंग गजब है। अगर 8 बजे कोई प्रोग्राम है तो 7:55 में शुरू होगा, वो टाइमिंग। तो वो बहुत प्रभावित किया मुझे उस बात से। उस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी बात कि कौन क्या कर रहा है कोई चर्चा नहीं करता वहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दूसरे को नहीं देखता। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग तो निंदा रस में थोड़ा आनंद लेते हैं, ये क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, जेड क्या कर रहा है। वहाँ सब अपने में तल्लीन है। इसलिए उस देश की तरक्की से विकसित राष्ट्र है वो। हमारा भी धीरे धीरे विकसित राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र बन 2047 तक प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा और हमारा भी देश विकसित राष्ट्र होगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब कौन करेगा विकसित राष्ट्र? आज की युवा पीढ़ी, बच्चे, टीचर्स सब मिल करके हम यूनाइट होकर के इस राष्ट्र को विकसित बनाएंगे और तभी संभव है जब सब मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। सर, अब सक्सेस की बात करते हैं। कोई इसे रास्ता, कोई इसे एक मंजिल, कोई इसे एक जरिया बताता है, पर अगर सही मायने में देखें तो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भर सफलता के लिए भागता है। आपके लिए सही मायने में सफलता क्या है? देखिए, सफलता जीवन जीने की तैयारी नहीं है। सक्सेस इज लाइफ इटसेल्फ। जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं, कल को हम ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनने के बाद आनंद लेंगे, या डॉक्टर बनेंगे तब आनंद लेंगे। नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं आज की डेट में वो भी आनंद है, वो भी सफलता है। आपको अगर 90% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, या स्पोर्ट्स में आपने आपकी फुटबॉल टीम जीत गई, बास्केटबॉल टीम जीत गई, वो भी सफलता है। लाइफ इज़ नॉट बैंकिंग कि हम पहले 25 साल ढंग से जमा कर लें, मेहनत कर करके 26वें साल से आनंद लेंगे। नहीं, दिन ब दिन आप जितनी बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। आप देखिए कि आप हैं स्टूडेंट, आपके चैलेंजेस अगर 10 हैं, टीचर्स के 50 हैं, प्रिंसिपल के 100 हैं, उनसे ऊपर जो भी इस तरह से, तो चैलेंजेस बढ़ते 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 जाते हैं। लेकिन सफलता अब आपको स्टूडेंट जो है, आपको जॉब के रूप में या मार्क्स के रूप में या आपको मन पसंदीदा संगीत सुनने, किसी भी रूप में सफलता मिल सकती है। टीचर्स की सफलता है कि भाई बच्चे अगर काबिल बन जाएं, सारे जो जिससे जुड़े हुए हैं। माँ बाप की सफलता है बच्चे आगे बढ़ जाएं। समाज की सफलता है कि टेक्नोलॉजिकली बच्चे एडवांस हो जाएं और सब कुछ आगे बढ़ जाए। तो सफलता हमें लगता है कि एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। जितनी बार सफल होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन की बात है। एक बार अचीव कर लिया, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में रुक जाना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं है। कोई रुकने की बात नहीं है। रुक जाना नहीं तू गई हार के, कांटों पे चल के खेलेंगे साए बहार के वाली बात है। रुकना ही नहीं, आगे बढ़ना है। मान लीजिए कि हमारे बच्चों ने 18 बच्चों ने क्वालिफाई किया, हम चाहेंगे अगली बार 20 करे, 30 करे, और बच्चे CUET क्वालिफाई करे, और थोड़ा सा और। अगर कोई रेसर जो है 9.7 सेकंड्स में 100 मीटर्स दौड़ता है, फिर वो फिक्स करता है कि 9.2 सेकंड्स में दौड़ें, कोई इस तरह से। तो आगे बढ़ने का प्रयास, वो अंतिम उद्देश्य नहीं है। वही सफलता मतलब कोई एक जगह नहीं है, कोई जरिया नहीं है, ये एक पूरा रास्ता है जिसको आपको लाइफ में चलते रहना है। पर सर देखें तो एक लाइफ बहुत लंबी होती है और ख़ासकर उसके अंदर मोटिवेट रहना एक बहुत बड़ी मुश्किल जैसी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट को मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु की बात माननी चाहिए। आप सभी को मालूम है, प्रसंग छेड़ता हूँ, सबको मालूम है, सीता माता का हरण हो गया था। उनको ढूंढने के लिए सारे किष्किंधा नरेश समेत सारे वानर, भालू और सब जो भी थे सब ढूंढ रहे थे। हनुमान जी पाक स्ट्रीट जिसको कहते हैं, श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहे थे। समुद्र पर रो रहे थे, इतना बड़ा सागर कैसे पार करूँगा। गुरु जामवंत मिल गए। उन्होंने कहा, अरे बचपन में तुमने ये किया था। और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, ये गुरु का काम है बताना। गुरु ने बताया, वो कूद गए। ना केवल कूद गए समुद्र को, बल्कि अशोक वाटिका में गए, अशोक वाटिका में फल भी खाए, माता को भी ढूंढ लिया, माता सीता को भी ढूंढ लिया, अक्षय कुमार को मार भी दिया, कई सारी बातें की। तो ये गुरु का काम था बताना, और गुरु ने बताया और समुद्र पार कर गए। जैसे 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे, 9 जनवरी 1915 को। तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके गुरु थे, 3 साल बड़े थे उनसे। उन्होंने कहा कि पहले भारत को जानो, पूरे भारत का भ्रमण करो। तो गुरु ने ज्ञान दिया। जब भारत को देखा उन्होंने और पूरे भारत को जाना, कहाँ गरीबी है, कहाँ खेती है, कहाँ इंडस्ट्रीज है, क्या है, तो ढंग से जान करके तब आगे बढ़े। गुरु ने ज्ञान दिया उनको। गुरु के ज्ञान के बाद ही आगे बढ़े। कोई भी बिना गुरु के कोई आगे नहीं बढ़ता, और गुरु की बात मान लीजिए से तो पीछे नहीं रुकता। ये कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट में अपना पोटेंशियल भी होता है, हर एक स्टूडेंट पर अपनी दृढ़ता भी होती है। सही चीज़ है कि उसको मार्गदर्शन कैसे मिलता है। और ख़ासकर अभी आपने जैसे बताया है कि छोटी उम्र नहीं, हर उम्र में एक गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस होती है।
तो आपको क्या लगता है कि ये इम्पोर्टेंस कब तक रहेगी? ये तो आखिरी सांस तक गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु खुद भी हो सकते हैं। मान लें कोई 70 साल का आदमी है तो अपना गुरु स्वयं होगा, अपना टारगेट वो खुद फिक्स कर सकता है। ये दिल से देखिए, साया मतलब होता है शैडो, साया मतलब शैडो। और हमारे गुरु ने कहा था कि अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? मेरा दिल, मेरी आत्मा हमेशा साथ साथ चलती है। वो बताती है करना क्या है, सबको मालूम है सही क्या है। और साया अंधेरी रात में भी वो गुरु बन करके आपकी आत्मा को गाइड करती है। तो गुरु ही एक भारतेंदु जी आए थे, भारतेंदु गुप्ता जी आए थे यहाँ पर 4-5 साल पहले, और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन 27 लड़कियों को 1 साल या 2 साल तक 1000 रुपये महीने, 27,000 किसी और से मांग करके देते थे। तो उनको किसने कहा था तुम पैसे दो? वो किसी ने नहीं कहा था, खुद ही इतने मोटिवेटेड थे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो है पछताने वाली बात है। मिर्ज़ा गालिब ने बहुत अच्छा शेर कहा, मैं शेयर करूँगा। अगर नहीं करते हैं तो पहले कूलर होगा, पहले पंखा चलेगा तो पढ़ेंगे, कूलर होगा तो पढ़ेंगे, एसी लगेगा तो पढ़ेंगे, कुर्सी बढ़िया हो जाए तो पढ़ेंगे, शांत हो जाए तो पढ़ेंगे। अरे उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। मास मीडिया वाले सर जी ढंग से स्टूडियो बना देंगे तब पढ़ूंगा, ढंग से ये कर देंगे तब पढ़ूंगा। नहीं, जो है गिवन सिचुएशन में। एकलव्य के पास कौन गुरु बैठा था वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद ही गुरु मान लिया था। और प्रयास करके आपने महाभारत सीरियल देखा तो रात में भी खाना खाते, रात में अभ्यास कर रहे थे तो बताया गया ना कि भाई तब अभ्यास से आपके हाथ से मुंह में रोटी जाती है, अभ्यास है। वैसे अंधेरे में भी तीर चलाएंगे तो अभ्यास है। मैं एक कर्नल साहब आए थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा आजकल इस तरह के मिरर हैं और उनको चश्मा दिया जाता है कि रात में भी दिखाई देता है। तो प्रयास से सब कुछ दिखाई देता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सही गए तो ये मानना है कि जो गुरु, सबसे पहला गुरु हम शायद खुद ही होते हैं। हमारी गलतियाँ, हमारी दृढ़ता यही होती है। अगर सही मायने में देखें, यही एक मोटिवेशन का सबसे पहला जरिया देखा जाता है। शुरू के कच्ची उम्र में तो पहली गुरु माता ही होती है, माता ही हमें चलना। देखिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कितनी गलतियां की चलने में, कितनी बार गिरे। उस समय गिरे तो उसको हम काउंट नहीं करते। बाद में एक आध बार कहीं फेलियर होता था, हम घबरा जाते हैं। चलते समय माता ने कई बार उठाया हमें, 50 बार, 100 बार, 1000, पता नहीं कितनी बार उठाया। गिरते गए, फिर चलना, लेकिन चलने का प्रयास नहीं छोड़ा, चलना सीख गया। बोलने में तोतली बोली, कुछ शब्द किए और फिर शाबाश शाबाश, पहले माँ, पिताजी, मदर, फादर, पापा सिखाया, तो फिर उसके बाद हमने सीख लिया। बचपन की गुरु तो माँ है, उसके बाद टीचर्स होते हैं, और उसके बाद जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो अपना गुरु स्वयं अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हम अपने को गुरु नहीं मानेंगे बाद के स्टेज में, तो फिर हमारा जीवन अंधकार में होगा। गुरु तो सब दिन हमारे साथ हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद फॉर्मल गुरु तो हट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी न किसी से मोटिवेट होकर, फादर हो, मदर हो, चाचा, मौसा हो, मौसेरा भाई, कोई ना कोई कहीं ना कोई साथ रहता है। या किसी गुरु की अमिट छाप होती है आपके पास, उस गुरु ने ऐसे किया था, ऐसे कहा था उन्होंने, उनकी बात को गांठ बांध करके आगे समाज के इतने काम करते रहे कि बस आगे बढ़ते रहे। सर, अगर मैं आपका एक स्टूडेंट होता तो आप ऐसी कौन सी हैबिट जो मुझे ज़रूर सिखाते? मैं एक ही बात कहता कि लगे रहो, सफलता मिलेगी, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। पहले सोचो, एक टारगेट बनाओ, और उसके बाद उसको एक टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। रोबिन शर्मा जी ने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में लिखा, लॉ ऑफ 21 डेज। 21 दिन तक अगर काम किया, रूटीन बना के फॉलो किया, कमी हुई इसको खुद ही फॉलो अप किया, प्लानिंग किया, और अगर प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट किया, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लॉ ऑफ 21 डेज यही कहता है कि 21 दिन तक कोई काम किया तो 22वें दिन से ऑटोमेटिक मोड पर करना ही करना है। जैसे मैंने पिछले 10 साल से एक भी कैजुअल लीव, छुट्टी नहीं ली है। मुझे आना है तो आना है यहाँ पर। मैं बीमार भी कम होता हूँ इसीलिए, क्योंकि ईश्वर को ही पता है कि इस बच्चे को जाना है तो जाना है। सोच लिया तो सोच लिया, मन से ही सोच करके। तो मैं यही कहता आपको कि अपना विल पावर स्ट्रांग करिए, और जो चीज़ अचीव करना है उसके पीछे लगे रहिए, वो सफलता अवश्य मिलेगी। वो ये है कि मन के ठाने जीते, मन के हारे, मन के जीते जी। मन में ठान लिया तो फिर अब हार क्या जीत क्या, जीतना ही जीतना है। सर, आपकी बातों से पता चलता है आपने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, शायद काफ़ी ग्रंथ भी पढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को क्या ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए? देखिए, हाँ, बच्चों ने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया, लेकिन जो भी आजकल के उपन्यास हैं, एक दो मशहूर जो उपन्यास हैं जो खास करके एजुकेशनल हैं, उसको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा।
थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, और पूरा नहीं पढ़ पाते तो उसकी समरी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। जैसे पाउलो कोएल्हो है, या इन सब की बातें पढ़नी चाहिए कि भाई किसी चीज़ को उन्होंने, उसी का डायलॉग किसी फिल्म में लिया गया है कि अल्केमिस्ट जिसको बोलते हैं। अल्केमिस्ट क्या है, अगर मैं समरी बताऊं, पाउलो कोएल्हो ने लिखा है, साउथ कोरिया के लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि अल्केमिस्ट क्या है, एक ऐसा कीमियागर जो कि एक ऐसे पत्थर की तलाश में है कि हर चीज़ सोना बन जाए। वो गरीबी को चलाता है, दूसरे देश की यात्रा, इजिप्ट की यात्रा करता है, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उसने देखी है। फिर अंत में उसका यही निष्कर्ष है कि मेरे पास ही तो वो उपाय है, मेरे पास ही उपाय है, मैं बेकार भटकता रहा ज़िंदगी भर, मेरे पास ये मुझे प्रयास करना है। तभी तो आया था डायलॉग आया किसी फिल्म में, वो पाउलो कोएल्हो का लिखा हुआ है, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको सफल करने के लिए आपके साथ साजिश रचती है, मदद करती है, मतलब कि। तो अपने को सोचना है कि मुझे करना क्या है, ठानना ज़रूरी है। ठानना ज़रूरी है, ठानना ज़रूरी है, तो फिर तो मिल के रहेगा। आंधियों के बीच जो दिया जलता हुआ मिल जाएगा, उससे पूछना तो मेरा पता मिल जाएगा। आप युवा को ये लेना चाहिए, आंधियों के बीच भी जो जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उससे पूछना तो मेरा पता मिल जाएगा। ऐसा संघर्षशील होना चाहिए। मेजर शैतान सिंह मुझे याद है 1962 के वॉर में, वो बहुत कम थे, शायद 300 थे या 30 थे, उधर से हमारे ऊपर हमला हो गया था चाइना के बहुत से सिपाही। उन्होंने क्या किया, उनके मांस निकल गए थे, फिर हड्डियों पर क्रॉलिंग करके उन्होंने गोलियां चलाई थी। तो ये सोच के चलाई, नहीं तो एक थोड़ा सा उंगली कट जाए थोड़ी सी और थोड़ा सा खून निकल जाए, वो माता पिता सबको याद करते हैं। अब जब बंदा क्रॉलिंग करके हड्डियों पर जाए, मांस निकल गया है, तो विल पावर ही तो है, विल पावर ही सब कुछ कराता है। नहीं तो कोई कैसे, आप देखिएगा जो भी बड़े लोग हुए हैं बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले हुए हैं। ऐसे संविधान नहीं लिख गया कोई, लिखने में बहुत मेहनत लगी है। उन्होंने बीमारी में भी, अम्बेडकर जी ने 12-12, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बीमारी में भी काम किए। माननीय मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, ऐसा मीडिया से पता चलता है। ऐसे थोड़ी है, तो विल पावर से होता है। विल पावर स्ट्रांग करेंगे, नहीं करेंगे तो आराम कर ले, 7-7 घंटे सोना है। सर अभी आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, इसमें मैं आपको चाहूँगा, आपका कोई ऐसा आइडल जिससे आपने बहुत प्रेरणा ली हो आगे बढ़ने की? हमारे यहाँ जब मैं स्कूल में था तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, बहुत आइडियल थे, डॉक्टर मिथिलेश कांति जी और आदरणीय स्वर्गीय कैलाश नारायण मेहरोत्रा जी। इन दोनों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सबसे ज़्यादा मैं संघर्षशील माता मेरी, जबकि 4.5 साल का मैं था, पिताजी गुजर गए, तो आस पड़ोस के लोगों ने परेशान किया, चाचा ताऊ ने भी थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन उन संघर्षों से आगे बढ़ करके निकली। तो मैं माता जी को बहुत मानता हूँ कि स्ट्रगल इज़ द राइट पाथ। संघर्ष करते, सफलता मिलती थी, नहीं मिलती थी, प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो मुझे मेरी माँ भी बहुत प्रभावित करती है। सर अगर संघर्ष से बात करें तो आज की जो भारत है वो काफ़ी संघर्ष में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। जो लोग हैं उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखती हैं। क्या लगता है कि एक जो स्टूडेंट्स, टीचर, ये जो होते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मदद कर सकते हैं? आपने 2 प्रश्नों को मिक्स किया है। मैं इस तरह से जवाब दूंगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे समाज की जिम्मेदारी है, बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हम पैम्पर नहीं करें। आजकल क्या हुआ ना, फैमिली, FAMILY, फादर, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, फादर एंड मदर आई लव यू, फैमिली, फादर FA एंड मदर आई लव यू, फैमिली, फादर एंड मदर आई लव यू। तो 2 बच्चे हो गए और 2 फादर एंड मदर। जबकि आई जब करेंगे, जीने दो और जियो, जाने दो और जाओ, पहले जीने तो दो, औरों को भी जीने दो, किसी को डिस्टर्ब मत करो। तो अगर हम थोड़ा सा दिल को बड़ा कर लेंगे, वही गेट है। इकट्ठा अगर 50 बच्चे निकलेंगे, भीड़ हो जाएगी, जाने दो और जाओ, सब कुछ है, पर्याप्त है। आप देखिए कि जो चीज़ें फ्री है वो सबसे कॉस्टली हैं। ऑक्सीजन फ्री है, ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। कोरोना टाइम में कभी भी देखा ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है? पानी, जो अच्छा, ईश्वर बड़े दयालु हैं, जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उतनी आसानी से हमें उपलब्ध कराया हुआ है। 71% वाटर है, बिना पानी पिए 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। बहुत पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, क्योंकि आपको बिना ऑक्सीजन लिए 2-3 मिनट भी नहीं रह सकते। नाक जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ हवा है। भोजन भी दिया, सब कुछ दिया। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिली है उसको वैल्यू करो। और विकसित राष्ट्र तो तभी बन सकते हैं जब सब सोच लेंगे। और जैसा टेक्नोलॉजी की बात चल रही, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के बाद जो हमारे समाज में पिछड़ा हुआ है, पीछे, उसको भी हैंड होल्डिंग करेंगे, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे तभी। नहीं तो आप एक खड़े हैं रम में महल, रम में मतलब बड़े,
जो आसमान को छूने वाली, बगल पड़ी झोपड़ी जिसकी छप्पर है चूने वाली। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। हम विकास कर रहे हैं लेकिन दूसरे की लकीर छोटी करके नहीं। हम साथ साथ लेके हम चलेंगे, वी शैल ओवरकम, हम चलेंगे साथ साथ, हाथों में हाथ, तभी होगा। हम होंगे कामयाब तभी, नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ साथ लेके कहे चलना। तो कि जो आत्मनिर्भरता और जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखी है समाज के अंदर। अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें ऐसी कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिटीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों में सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए। अपना काम समय से करें, समय से उठें, समय से आएँ, और माँ बाप की बात मान लें, टीचर्स की बात मान लें, तो बच्चे तो वैसे ही सुधर जाएंगे। क्योंकि आपसे, बच्चों से दो बंदा कभी कम्पीट नहीं करेगा, माँ बाप और टीचर्स। आप पहले दिन ही हमसे बड़े हो जाओ, पहले दिन आप IAS बन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओ, हम खुश होंगे, माँ बाप खुश हो गए। हम कभी कंपटीशन नहीं करेंगे। रिश्तेदार कोई कर सकता है, इधर उधर कोई कर सकता है, लेकिन हम लोग कभी कम्पीट नहीं करेंगे आपसे। हम लोग हमेशा खुश होंगे आपकी सफलताओं पर। तो सही मायने में कहें तो एक जो शिक्षक की सफलता होती है वो हाँ, होती बच्चों की है कि सफलता। बच्चों की सफलता। बिल्कुल, आप सफल हैं तो हम सफल हैं। अगर आप असफल हैं तो हम बिल्कुल असफल। आप अगर कहीं रह गए तो हम रह गए। सर ऐसे ही बात करें, आपने एक बहुत मॉडर्न और एक यूनिक इनिशिएटिव लिया, स्ट्रेस बस्टर रूम। इसके पीछे आपका क्या मोटिव था और क्या आइडिया थे, और या ऐसा कोई बच्चा जो आपको देख के लगा हो कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसकी? मैंने आपको बताया था कि 2021 में जब स्कूल खुले थे कोरोना के बाद, तो बच्चे क्या, टीचर्स भी आने से डर रहे थे। एक लड़की के मामा गुजर गए थे और लड़की बहुत अटैच थी मामा से, बहुत रो रही थी। हमने सोचा इसका उपाय किया जाए। उपाय क्या है, तो मैं और वाइस चांसलर मैम भारती जी बैठे, हम लोगों ने मिलकर सोचा एक ऐसा रूम बनाया जाए जहाँ पर हम बात कर सकें। स्ट्रेस बस्टर रूम उसका नाम दिया मैंने। फिर फ्रेंडशिप बेंच बनाया। कोई बच्चा परेशानी में है तो वहाँ पर एक बैठेगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। एक बच्चा जैसे बैठ गया तो इसका मतलब ही और शी इज़ इन नीड, एक साथ में बैठ जाएगा और उसके बाद फिर उसकी पूछेगा। नहीं तो फिर अगला स्टेप है कि भाई चिल्ला करके अपनी बात कह सकता है। अगला उसमें है, कई सारे 9 स्टेप्स हैं। अपनी बात को लिख करके बच्चा पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट बॉक्स बना उसमें डाल सकता है। बच्चा म्यूजिक कर सकता है, नीचे एक टेबल कुर्सी, हारमोनियम, तबला वगैरह रखा हुआ है। एक और आगे बहुत बड़ा ह्यूमन साइज का मिरर रखा हुआ है जिसमें लिखा लुक आई एम द बेस्ट। तो जब टीचर कहता है कि तुम देखो, खुद ही कह रहे हो यू आर द बेस्ट, इफ़ आई एम द बेस्ट, तो प्रॉब्लम क्या है? एक आगे है बबल्स निकलता है, उससे ऐसे करके उठाते हैं, बबल्स निकलता है। हम बताते हैं जैसे कि बबल्स परमानेंट नहीं, टेम्पररी है, वैसे तुम्हारी लाइफ का प्रॉब्लम टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। बबल जैसे बस्ट हो जाता है वैसे तुम्हारी परेशानियां बस्ट हो जाएंगी। उसके बाद एक 5 एंगल्स का मिरर है जिसमें कि 13 फोटो आता है। तो जैसे दिखाते हैं उसमें कि देखो, अगर फ्रॉनिंग हो, तुम परेशान हो तो दुनिया परेशान, तुम दुनिया को परेशानी की वजह से देखोगे, दुनिया तुम्हें परेशान दिखेगी। तुम हैप्पी करोगे, उसी मिरर में हैप्पी वाला भी आता है, दोनों आता है। ये कह करके फिर बच्चा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सफलता मिल गया। सर आपके जैसे दिल की बात के इनिशिएटिव और स्ट्रेस बस्टर रूम थे, क्या ऐसी बच्चे की आपको दिल की बात सुनी हो जिसको आपकी सही मायने में आपका दिल छू लिया हो इसने? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने अपने दिल की बात कही। यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा ऑन कैमरा, लेकिन बहुत सारे, खासकर गर्ल चाइल्ड को और कुछ बॉयज़ को परेशानियाँ हो रही थी रिश्तेदार से ही। हमने उनको सिखाया से नो कहना सिखाया हमने उसके दिल की बात से। तो मेरे दिल को ये बात छू गई। हमने एक और, चूँकि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने जीरो वेस्ट सिटीजन, एक मिस्टर सहाय हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, उनकी मदद से हम इनिशिएटिव लिया हमने। जीरो वेस्ट सिटीजन बच्चे आकर के वहाँ पर, सबका अकाउंट खुला हुआ है यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें बच्चे प्लास्टिक जमा करते हैं, न्यूज़पेपर्स जो यूज़ हैं, जो बेकार हैं, कागज़ वगैरह जमा करते हैं और उसको रिसाइकिल करने के लिए भेज देते हैं। बच्चों को रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिस हिसाब से जमा किया उस हिसाब से रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो उससे एनवायरनमेंट का बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है 300 साल तक, तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ और बहुत मदद हो रही है। हम ये कहें कि जो हमारा यूथ है, यही वो यूथ है जो शायद आगे जाके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी बनाने में सबसे बड़ा काम करने वाला है। क्या लगता है बच्चों में ऐसे क्या कदम होने चाहिए या फिर कैसे संस्कार होने चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे प्रमोट करें? एक बात समझने की आवश्यकता है कि हम बच्चे को बहुत छोटे छोटे प्रयास करने के लिए कहें, बहुत बड़ी बड़ी बात ना कहें, छोटी बात कहें। हम एक छोटे से उदाहरण से बताते हैं उसको, कि जैसे कोई बड़ा समुद्र है, हम बच्चे को सिखाएं समुद्र कैसे बना। बारिश हुई, छोटे छोटे झरने से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी आया, झरनों ने मिलकर के नदी बना दिया, और छोटी नदियाँ बड़ी नदी में जाके मिल गई, धीरे धीरे नदियों से सागर बन गया। तो वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बच्चे को बड़ा उदाहरण, समुद्र बनो, सागर बनो, चट्टान बनो नहीं। शुरुआत एकदम कंसिस्टेंसी रखो, लगातार चलो।
कहीं ना कहीं आगे बूंद-बूंद से ही कहीं सागर आप बढ़ता बूंद बूंद से सागर भरेगा। है। सर अब आगे बात करें, हम थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में देखें तो जॉब के अंदर फंसे हुए हैं कि इन फ्यूचर जॉब रहेंगी, लोग कहते हैं कि आगे जॉब नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं बच्चों में सोच बन चुकी है कि हमें आगे जाके जॉब करनी है। तब कि मेरा मानना है कि आपको ऐसा होना चाहिए जो जॉब फ्यूचर में दे, जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना चाहिए। जॉब सीकर से जॉब गिवर्स बने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत में जो यूथ हैं 15 से 35 साल, लगभग 65 करोड़, 65 करोड़, और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलाकर टोटल जॉब, गवर्नमेंट जॉब है 5 करोड़, बचे 60 करोड़, और प्राइवेट जॉब होगा छोटा मोटा 5 करोड़, तो बचे 55 करोड़। तो 55 करोड़ लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढेंगे, अपने में स्किल नहीं लाएंगे, तो क्या होगा देश का? तो देश को तभी आगे हम बढ़ा सकते हैं जबकि हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अपने में स्किल डेवलप करें, ऐसा स्किल जो कि हम अपने लिए रोज़गार ढूंढ सके, आगे बढ़ सके, तभी होगा। नहीं तो ये तो गैप रहेगा। टोटल जॉब अगर हम 10 करोड़, 12 करोड़, चलो 15 करोड़ भी मान लें, ये तो मैं पक्का पता कि 5 करोड़ जॉब गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में भी 5 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो बाकी 55 करोड़, 50 करोड़ कहाँ जाएंगे? उनको भी अपने में स्किल पैदा करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। जॉब सीकर्स के बजाय जॉब गिवर्स बनना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब स्किल पैदा करें। सर आपकी एक बहुत प्यारी लाइन है कि मुश्किलों में ही हंसना जीने के सबसे पहला प्रथम काम है। इसके पीछे आपकी क्या फिलॉसफी रही है और आपको कैसे हेल्प करा है? मुस्कुराहट से क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। देखिए परेशानियां तो होती है, चैलेंजेस तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आता है, और बड़े लोगों के जीवन में ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको मुस्कुराहट से उस चैलेंज को फेस, चैलेंज ताश के 52 पत्ते ही है, उसको पत्ते को तो आप नहीं बदल सकते, आप खेलने का तरीका बदल सकते हैं। रॉनी वॉस ने द लास्ट स्पीच में ये, मैंने उस उपन्यास को, आई एम कोटिंग द नॉवल, जिसमें उन्होंने कहा कि द लास्ट स्पीच, उपन्यास का नाम, और उसमें यही है कि ताश के पत्तों को तो हम नहीं बदल सकते, खेलने का तरीका बदल सकते हैं, जो सिचुएशन है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मुस्कुरा करके उसको फेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये है मेरा सिद्धांत, ये कि हम मुस्कुराते हुए, हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम उन मुश्किलों को दूर करें। अगर घबरा गए तो मुश्किलें डबलिंग होते हुए 2, 4, 10, 20, 50, 60 हो जाएंगे। आपका एक प्रेसिडेंट स्काउट अवार्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 1984 में आपको मिला था। उसके अंदर एक ट्रेनिंग भी प्रॉपर होती है। आपने उसके अंदर कितनी चीज़ें सीखी और क्या क्या चीज़ आपको सीख मिली? मैं स्काउटिंग ज्वाइन किया था हमने 6th क्लास में, वहाँ मैंडेटरी था स्कूल में, और ज्वाइन करने के बाद फिर हमने जो भी उसमें सिखाया जाता है, कैसे समाज की सेवा की जाए, लोगों की सेवा की जाए, मदद की जाए, सब सीखा। उसी कारण से हमें प्रेसिडेंट उस समय के आदरणीय ज्ञानी जैल सिंह जी ने अवार्ड दिया था 22 फरवरी 1984 को, उसमें अवार्ड मिला था। हमारी मेहनत, हमारे काम का पुरस्कार था वो। सर मैं आखिर में चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे यूथ को एक इंस्पिरेशनल लाइन ज़रूर बोलें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, और दूसरे की बात ना सुने, आप क्या कर रहे हैं वो देखें, कौन क्या कह रहा है आपके बारे में ये ना सोचें, आप क्या कर रहे हैं वो देखें, वो सोचें, तभी आप सफल होंगे। कौन क्या कहने पर फिर आपको दिक्कत आने वाली है, आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको, मैंने जैसे कहा था, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। आत्मा हमेशा बता रही है क्या सही है क्या गलत है। आपको खूब पता है कि किसी की पेंसिल अगर ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी है, पता है, नहीं करना है, क्योंकि हमेशा विटनेस बैठा हुआ है। या किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे सुने में दे रहे हैं, तो ये तो सुन रहा है ना, बहुत बड़ा जज बैठा है ऊपर, जिसको कि आपके सामने नहीं है, फिजिकली जज नहीं है सामने, लेकिन एक जज है जो ऊपर हमेशा बैठा है, आपके काम के जजमेंट करता रहता है। तो आप ये ना सोचें कौन क्या कह रहा है, आप अपना काम करते रहें, सफलता मिलेगी। कौन क्या कह रहा है सोचेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। सफल तभी होंगे जब अपनी राह चलते रहेंगे। सर अगर कई बार देखें एज अ स्टूडेंट हम फंस जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम कुछ डिसीजन लेते हैं और कई बार आगे जाके सोचते हैं कि क्या ये डिसीजन अब भी सही है। इस समय एक एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए हमें? उस समय डायलेमा अगर हो तो खुद से पूछें, नहीं टीचर से संपर्क करें, टीचर्स आपको ऑनेस्ट सलाह देंगे, और टीचर्स की बात माने उस समय डायलेमा में। सर हमारे कुछ मास मीडिया ग्रुप के लिए कुछ लाइन या फिर कुछ बात? हाँ, मास मीडिया ग्रुप को तो देखिए टफ कंपटीशन है, लेकिन उन्हीं मुश्किलों में तो अपना रास्ता बनाना है। अगर ढंग से काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, रिपोर्टिंग करना, सही रिपोर्टिंग करना, उसमें सही से मतलब ये नहीं कि आप सच ही बोल रहे हैं, आप सही से देखना, उसको देखना, समझना, फिर रिपोर्टिंग करना। कई बार आपने देखा, आपको समझ नहीं आया, मिस रिपोर्टिंग हो गई,
वो ठीक नहीं है देश के लिए, समाज के लिए, उससे नुकसान होता है। आप अगर मेहनत करेंगे मास मीडिया वाले बच्चे तो उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ेंगे। उस फील्ड में क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है। आप जैसे बच्चे आगे भविष्य, देश का भविष्य बनाने में सहायक होंगे। पॉजिटिव माहौल बनाने में आपने जितने प्रश्न किए, जो भी नकारात्मकता है उसको दूर करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप उस समाज को प्रकाश देने वाला बने, अंधकार को कम करने वाला बने, यही मेरा संदेश। सर ऑनेस्टली आपसे बात करके लगा कि जैसे मैंने किसी किताब की कहानी जीती जाती सुनी। थैंक यू सर फॉर द ऑनर। और आप SND मीडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नेशनल टीचर अवार्ड के लिए। धन्यवाद सर। आपको भी थैंक यू, पूरे स्कूल को और पूरे मास मीडिया को और पूरे स्कूल को, स्कूल के स्टाफ को और पूरे आपके स्कूल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।